दोस्तों बहुत बार जो है सरकार की सुविधाएं लेने के लिए और स्टैम्प ड्यूटी बचाने के लिए हम अपनी पत्नी का नाम जो है वो प्रॉपर्टी में को ओनर के रूप में डाल देते हैं। प्रॉपर्टी जो है हम अपनी पत्नी के साथ ज्वाइंट नाम पर लेते हैं। लेकिन दोस्तों हमें कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए, नहीं तो हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पचड़े में पड़ सकते हैं और हमारे ऊपर जो है 50% जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है हर्जाना लगा सकता है। दोस्तों एक मामले में ये आया कि ITAT इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है दिल्ली बेंच ने जो है एक आदमी पे जो है 50% जो है वो हर्जाना लगाया, और वो इसलिए लगाया कि उन्होंने जो है प्रॉपर्टी अपनी वाइफ के नाम और अपने नाम जो है ज्वाइंटली खरीदी। अपनी वाइफ का नाम जो है को ओनर के रूप में उन्होंने उस प्रॉपर्टी में लिखवाया। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो है इनकम टैक्स रिटर्न भरते टाइम जो है जो नोशनल रेंटल इनकम थी उसमें कहीं कोई जिक्र नहीं किया। और दोस्तों इनकम टैक्स अपीलेट अथॉरिटी ने ये माना कि ये प्रॉपर्टी जो है वो संयुक्त रूप से है, वो ज्वाइंटली रूप से है, और जो प्रॉपर्टी की सेल डीड है उसमें हिस्सेदारी तय नहीं की गई। और जब हिस्सेदारी तय नहीं की गई तो 50% जो है वो हिस्सेदारी उसको ओनर की मानी गई, उस आदमी की जो वाइफ है उसकी मानी गई। कहने का मतलब ये है, सिंपल लैंग्वेज में ये मतलब है दोस्तों, अगर हम सेल डीड करवाते हैं और अपनी प्रॉपर्टी जो है वो अपनी वाइफ के नाम ज्वाइंटली खरीदते हैं, वाइफ का नाम जो है को ओनर के रूप में लिखवाते हैं, तो हमें जो सेल डीड में ये मेंशन करना होगा कि हमारी हिस्सेदारी कितनी है। मतलब 50% का हिस्सेदार मैं हूँ और 50% की मेरी वाइफ हिस्सेदार है, या 75% का मैं हूँ, 25% की हिस्सेदार जो है मेरी वाइफ है। अगर हम हिस्सेदारी डिक्लेयर नहीं करते हैं, मेंशन नहीं करते हैं उस सेल डीड में, तो 50% जो है हिस्सेदारी मानी जाएगी। उसी के हिसाब से टैक्स कटेगा, TDS कटेगा, और उसी के हिसाब से जो है इनकम टैक्स रिटर्न में जो है जानकारी देनी होगी। इन दोनों ने क्या किया कि प्रॉपर्टी खरीदी, उस प्रॉपर्टी में जो है इनकी वाइफ ने भी सहयोग किया था, लेकिन जो है इन्होंने जो है रजिस्ट्री में जो है अपनी वाइफ का हिस्सा नहीं लिखा था। इसलिए इनकम टैक्स अपीलेट अथॉरिटी ने जो है इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने जो है 50% का हिस्सा माना और उसी के हिसाब से जो है टैक्स पेनल्टी लगाई। इस केस में जो है वो ITAT ने ये नहीं देखा कि इनकम का सोर्स क्या था और किसके खाते से पेमेंट हुई है। दोस्तों इस मामले से हमें ये समझ में आता है कि हमें प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करनी चाहिए और इनकम टैक्स रिटर्न में जो है प्रॉपर तरीके से जो है जानकारी देनी चाहिए, सही जानकारी देनी चाहिए। दोस्तों आज बात कर लेते हैं कि हमें क्या क्या ख्याल रखना चाहिए। दोस्तों बहुत सारे भाई बंधु जो है सरकार की सुविधा लेने के लिए और स्टैम्प ड्यूटी बचाने के लिए जो है अपनी वाइफ का नाम जो है प्रॉपर्टी में को ओनर के रूप में ऐड करवा लेते हैं। तो जब हम को ओनर के रूप में ऐड करवाते हैं दोस्तों तो हमें प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करनी चाहिए, प्रॉपर सोर्स इनकम होना चाहिए और रजिस्ट्री में जो है उसकी हिस्सेदारी भी जो है वो मेंशन करनी होगी। और दोस्तों जो सेल डीड में है जो को ओनर की हिस्सेदारी है उसको एकदम क्लियर मेंशन करना होगा कि इनकी हिस्सेदारी कितनी है। और जो सेलर है उसको भी ये चाहिए कि जितने भी को ओनर है वो अपने बैंक अकाउंट से जो है पेमेंट करें। और दोस्तों जो ओनर और को ओनर है उसके हिस्सेदारी के हिसाब से ही TDS कटना चाहिए। और दोस्तों इनकम टैक्स और जो अलग से दूसरे जो कानून है उसके लिए जो है हमें अपने लीगल एडवाइजर से, हमें अपने टैक्स कंसल्टेशन से जो है एडवाइस लेनी चाहिए। तो दोस्तों आशा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जहाँ वित्त है वहाँ वित्त कुंड है। ओम वित्ताय नमः। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखा करो, बहुत काम आने वाले वीडियो है मेरे मुल्क के सम्मानित साथियों। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ओम वित्ताय नमः। राम राम भाइयों।